नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण और भाव, तरीके और तेवर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि चुनावी युद्ध का आगाज तो हो चुका है। दिल्ली में वो संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए तो 2027 के लिए 80 वर्सेस 20 की जंग का ऐलान भी कर गए। जिस तरह योगी आदित्यनाथ संभल से ब्रज, महाकुंभ से औरंगजेब पर मुखर हैं, उससे ये जानना लाजमी है कि योगी के मन में क्या है। 2027 80-20 की लड़ाई है। अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे। मेरी कार्य पद्धति से ऐसे लग जाए कि मैं बंद के काम कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद के बूथ पर बीजेपी कैसे जीती है? वो अपना बूथ नहीं संभाल पा रहा है और ठेका सब जगह का ले रहा है। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया। तेवर बता रहे हैं कि ये चुनाव का ऐलान जंग है। संभल एक सच्चाई है। पुराणों की रचना और पुराणों में भी संभल का जिक्र है। आप मुझे बताइए, 3500 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व था क्या? 1976 में एक बड़ा दंगा हुआ, वहां सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरी फाइल दबा दी गई। 1996 में इसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उनके मुकदमे वापस ले लिए। अंदाज बता रहा है कि 2027 के चुनाव का एजेंडा सेट है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना, यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। भाषा बता रही है कि चुनावी जंग में शोले बरसेंगे। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बातों और विचारों से विरोधियों पर कड़े प्रहार कर रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है। बोलने वालों का मुंह न मैं बंद कर सकता हूं और न बंद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती होगी, तो मैं किसी की रोजी रोटी पे क्यों ठोकर मारूं। क्या उपचुनावों में मिली जीत से उत्साहित योगी अब इस मोमेंटम को अगले चुनाव तक कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते? हाल ही के चुनावों के परिणाम ने, चाहे यूपी के बाई इलेक्शन रहे हों और चाहे वह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के परिणाम रहे हों, इस परिणाम ने बता दिया है कि राजनीति में झूठ का सहारा एक बार आप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया है, एक सिरे से खारिज किया। यूपी के अंदर देखो ना, 10 उपचुनाव हुए थे। कुंदर की 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त की, बीजेपी प्रत्याशी ने। क्या योगी आदित्यनाथ को विपक्ष के पीडीए की काट के तौर पर हिंदुत्व की सियासत का सबसे मजबूत शस्त्र मिल गया? महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था, दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे। उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन पर उन्हें घेर पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं हो रहा। योगी महाकुंभ की बात करते हैं, अयोध्या के राम की बात करते हैं, देश की संस्कृति और पुरातन सभ्यताओं का मुद्दा उठाते हैं। विपक्ष घेरने की कोशिश करता है तो बात सनातन विरोध तक चली जाती है। महाकुंभ
कोई शब्द नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। महाकुंभ के प्रति देश भर से आयोजन के पहले जो क्वेरी जा रही थी, उसी के बल पे मैं कह रहा था कि 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। लेकिन हमारे जब मित्रों ने उसमें नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू की तो मैं मानने लग गया था कि अब जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। जो आना नहीं चाहता था वह भी आएगा जरूर, और महाकुंभ में यही हुआ। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के मौजूदा रूट को लेकर भी सवाल कई हैं। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? 80 वर्सेस 20 की राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? राजनीति में आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में क्या है? मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। बुलडोजर, माफिया और एनकाउंटर के दौर के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे अपनी राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं और उनके मन में क्या है, शायद वो ही अब इसे बेहतर समझ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत ब्रजभूमि से करने वाले योगी आदित्यनाथ ने खुले शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। उनके इस बयान के कई अर्थ तलाशे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ब्रजभूमि के विकास की बात कही है, लेकिन जिस तरह वो हिंदुत्व के रथ को तेजी से दौड़ा रहे हैं, उसने सियासत में नई बहस छेड़ दी है। इसका सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ के बयानों में काशी, अयोध्या के साथ अब मथुरा का जिक्र खुलकर आने लगा है। न सिर्फ आने लगा है, बल्कि मथुरा को लेकर उनके मन में पूरा खाका भी तैयार होता दिख रहा है। बसंत पंचमी से ही वहाँ होली के आयोजन शुरू होने लगते हैं, एक एक गांव में। ये जो 8 हमने तीर्थ वहाँ बनाए हैं, मथुरा का है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, बलदेव, इन सब में तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन एक एक गांव में ये आयोजन होते हैं, एक एक गांव में आयोजन होते हैं। और आयोजन में ये टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह जाती है। तो एक महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है। और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी, और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे, उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में अयोध्या का मंदिर दर्शन के लिए खुल चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों का भव्य स्वागत कर रहा है। अब मथुरा का कायाकल्प बाकी है। सीएम योगी ब्रज क्षेत्र के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है।
जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। मथुरा का उल्लेख सीएम योगी पहले भी बार बार कर चुके हैं। वो नारा लगा चुके हैं कि अब मथुरा की बात। ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। इस बार जब रंगोत्सव की शुरुआत करने योगी आदित्यनाथ बरसाना के लाडली जू मंदिर पहुंचे तो स्पष्ट हो गया कि मथुरा के लिए जो योगी के मन में है उस पर अमल होने की बारी भी आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ मथुरा को अयोध्या जैसा वैभव लौटाना चाहते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व दीपोत्सव के साथ हमने अयोध्या को जोड़ा था। विश्वास बहाली का एक माध्यम था, लोगों को आश्वस्त करने का एक माध्यम था। अच्छा होगा, विश्वास करिए। अयोध्या में हुआ। महाकुंभ के भव्य आयोजन के समापन के बाद सीएम योगी पूरा ध्यान मथुरा पर दे रहे हैं। बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हो चुकी है। यमुना के संरक्षण का संकल्प लिया जा चुका है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मथुरा के विकास और धार्मिक महत्व को लौटाने के लिए दृढ़ संकल्प लग रहे हैं। हम लोग तो बहुत पहले से लगे हैं ये आयोजन वहाँ पे अच्छे कॉरिडोर बने, श्रद्धालुओं की सुविधा हो, अच्छे अच्छे कार्य हों। बहुत सारे मामले वहाँ पे माननीय न्यायालय के अधीन हैं और सब जुडिस होने के नाते हम लोग उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे मंदिरों में कोई ना कोई रिसीवर बैठा हुआ है। अगर हम आज के दिन पे वहाँ कुछ करना भी चाहेंगे, दिक्कतें होती हैं। हाल ही में संपन्न हुए यूपी के बजट में भी मथुरा वृंदावन के विकास के लिए एक खास प्रावधान रखा गया था। योगी सरकार इसके अमल की ओर बढ़ भी चुकी है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए और अब ब्रज क्षेत्र के विकास को वो उस मौके की तरह देख रहे हैं जिसमें सनातन आस्थाओं के पवित्र स्थल को भव्य बना सके। मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ संभल का विवाद होली जुमे की नमाज तक गया और अब धीरे धीरे देश की राजनीति का चुनावी अखाड़ा बन चुका है। संभल पर हो रही राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है? सवाल उठ रहा है कि संभल में क्या होगा। मेरे मस्तक मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस टू शैल पास। संभल में भी ऐसे ही हुआ। जुमे की नमाज भी हो गई, होली का त्योहार भी बन गया, संभल संभला रहा। सारे डर, सारे अंदेशे खत्म हुए, लेकिन राजनीति लगातार होती रही। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है। जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। भाजपा हर चीज में प्रेम की जगह नफरत देखती भी है, बोती भी है, काटती भी है और फैलाती भी है। चुनावी नजरों से देखें तो संभल हिंदू राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर सामने आ चुका है। संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुसलमानों के दिन नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास थी। इन्होंने जबरदस्ती ईएसआई के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में मार करके वहां से भगा दिया और उस पर काबिज हुए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर अपने कार्यक्रमों को करना प्रारंभ कर दिया। पूरे संभल कस्बे को हिंदू विहीन कर दिया था।
68 तीर्थों में से बहुत सारे तीर्थ निकल चुके हैं, कुछ पे हमारा कार्य चल रहा है अभी, और ये सब सच्चाई आना चाहिए सबके सामने। भाई ये तो सभी चीजें नीचे दबी हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं। संभल की ही तरह यूपी समेत कई राज्यों में मस्जिदों के सर्वे की मांग होने लगी है। संभल में दशकों से बंद मंदिर खोलकर पूजा पाठ शुरू हुई तो प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में बंद मंदिरों को खोलकर उनकी साफ सफाई होने लगी। संदेश ये निकला कि जो मंदिर पहले बंद करा दिए गए, अवैध कब्जे में दबा दिए गए, छिपा दिए गए, उन्हें सरकार ने न सिर्फ खोला बल्कि मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में पुलिस सुरक्षा पूरी देकर संदेश ये भी दिया जा रहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह संभल से 52 जुमा एक होली वाली बात क्या निकली? संभल देश की राजनीति का अखाड़ा बन गया। चुनावी राज बिहार तक इसकी आंच पहुंच गई। हिंदू राष्ट्र 1947 में जब देश का विभाजन हो गया तो बचा हुआ राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है। बागेश्वर बाबा घूम घूम करके सनातनियों को धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, अगर हमारा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता इमरजेंसी में आपातकाल में देश पर थोप दिया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हमने देखा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी त्योहार है सब लोग मिलजुल करके मनाने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भारतीय सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। हर धर्म के लोगों को बांटना चाहते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन देशवासी जो है अब इनके मंसूबे को अच्छी तरह समझ गई है कि इन लोगों का काम है देश को बांटना, नफरत फैलाना। सियासत की निगाहें आज संभल पर है, पर निशाना